Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था वो था सेल साइकिल। थोड़ा सा उस टॉपिक को रिपीट करेंगे और फिर पढ़ेंगे आज सेल साइकिल में जो दूसरा फेज होता है एम फेज, उसके बारे में, यानी फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारा जो डिवीजन के नतीजे में सेल तैयार होता है वो बड़ा छोटा सेल होता है। फिर वो सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, डेवलप करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है और जरा मैच्योर सेल हो जाता है। मैच्योर सेल होने के बाद फिर वो अपने आप को डिवाइड करता है और खुद खत्म हो जाता है और दो नए सेल्स बनते हैं। ये है एक पूरे सेल की एक पूरी लाइफ और इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो हिस्से होते हैं जिनको हम कहते हैं फेसेस ऑफ सेल साइकिल। पहला फेज कहलाता है इंटरफेस। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज का मतलब सेल साइकिल में इस फेज में काफी टाइम लगता है और नॉन डिवाइडिंग का मतलब इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता। तो फिर क्या करता है? तो बच्चों, सेल साइकिल के इस फेज में सेल अपने आप को ग्रोथ देता है, अपने छोटे से साइज को बड़े साइज में कन्वर्ट करता है। इंटरफेस में हमने फिर बताया कि तीन छोटी स्टेजेस होती है जिनको हम कहते हैं सब फेसेस। पहली होती है G1, ग्रोथ 1। इस हिस्से में बच्चों सेल जो है वो अपने इंजाइम्स बनाता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देता है, बायोसिंथेसिस शुरू कर देता है, डीएनए के जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको बनाता है और इन सारे कामों से सेल में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। रैपिड ग्रोथ करता है सेल इस फेज के अंदर। फिर G1 के बाद दूसरी सब स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं S फेज। बच्चों, इस फेज के अंदर सेल अपने जो डीएनए होता है उनको रेप्लिकेट करता है, हर एक डीएनए की एक कॉपी तैयार कर लेता है और यूं जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो सारे क्रोमेटिन फाइबर्स रेप्लिकेट हो जाते हैं। और S फेज के बाद तीसरी सब स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं G2 फेज। इस फेज के अंदर सेल वो एंजाइम्स बनाता है जो उसको आगे डिवीजन में चाहिए होते हैं, एनर्जी बना के स्टोर करता है अपने अंदर और अपने तमाम ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट कर देता है। तो ये तीनों सब स्टेजेस होती हैं इंटरफेस की और इस पूरे स्टेज में यानी इंटरफेस में सेल ने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, सिर्फ ग्रोथ की है। अब जैसे G2 फेज खत्म होता है तो मतलब हुआ इंटरफेस खत्म हो गया। सेल साइकिल का पहला लंबा फेज जब खत्म हो जाता है तो दूसरा शॉर्ट फेज शुरू होता है और उस शॉर्ट फेज को हम कहते हैं एम फेज। अगर आप माइटोसिस की सेल साइकिल कह रहे होते हैं तो यहाँ एम से मुराद होगा माइटोटिक फेज। ठीक, तो एम फेज एक छोटा फेज होगा। सेल साइकिल में एक शॉर्टेस्ट फेज है। शॉर्टेस्ट फेज का मतलब कि सेल इस फेज में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। दूसरी बात, एम फेज एक डिवाइडिंग फेज है, यानी इस फेज में एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और दो सेल्स बन जाएंगे। तो आज हम इस एम फेज को जरा डिटेल में देखेंगे कि एम फेज में क्या क्या काम होते हैं। तो बच्चों, ये जो एम फेज होता है ये एक शॉर्टेस्ट फेज है, डिवाइडिंग फेज है। इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है और दो नए सेल्स बन जाते हैं। है तो ये बड़ा छोटा फेज लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स फेज है। ये मत देखिएगा कि जी ये बड़ी जल्दी हो रहा है, हो तो जल्दी रहा है बड़े इसमें, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। तो हमने एम फेज को 5 छोटी स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह हमने इंटरफेस को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था, इसी तरह हम एम फेज को 5 स्टेजेस में या 5 सब फेसेस में डिवाइड करते हैं। तरतीब के साथ अगर मैं नाम बोलूं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और आखिरी सब फेज होती है साइटोकाइनेसिस। तो अब इन पांचों सब फेसेस में क्या क्या होता है वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो एम फेज सेल साइकिल का दूसरा और आखिरी फेज है। शॉर्टेस्ट फेज होता है, कम टाइम स्पेंड होता है इसमें। डिवाइडिंग फेज है, यानी इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड कर देगा। 5 सब स्टेजेस में या सब फेसेस में आपने इसको डिवाइड किया है, जिसमें पहला है प्रोफेज।
प्रोफेज में बच्चों याद रखिएगा, प्रोफेज से पहले आपके पास यानी इंटरफेज जब खत्म होता है और प्रोफेज जब शुरू होने वाला होता है, उस टाइम पर हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ये पहले आपको बता चुका हूं कि आपके पास सेल के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जी, न्यूक्लियस के अंदर। बट डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो बच्चों ये जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं, ये होता है प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज से पहले आपके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स थे, फिर जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और मोटे मोटे एक्स की शक्ल में आपको क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। पहला काम प्रोफेज में ये होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब जो यहाँ क्रोमोसोम तैयार होते हैं वो आपको एक्स की शक्ल में मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुके हैं। इंटरफेज का जो दूसरा सब फेज था, सिंथेसिस फेज, एस फेज, वहां हमने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ। तो उससे क्या हुआ, जितना भी क्रोमेटिन फाइबर था सब ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। और अब क्रोमेटिन फाइबर जब प्रोफेज में कंडेंस होंगे तो अब आपको 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम यानी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आपको मिलता है। तो एक्स शेप का आपको यहाँ क्रोमोसोम विजिबल हो गया। ठीक, उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। सेंट्रोइल्स जो है वो सेल्स के 2 अपोजिट पोल्स पर यानी आमने सामने चले जाएंगे। 2 सेंट्रोइल्स एक पोल पे चला जाएगा, एक पोल पे चला जाएगा और वहां जाकर ये स्पाइंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। स्पाइंडल फाइबर्स पतले पतले धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेंट्रोइल्स जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो ये सारा काम हुआ प्रोफेज के अंदर। क्या क्या हुआ प्रोफेज में, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुए, क्रोमोसोम बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, सेंट्रोइल्स अपोजिट पोल्स पर चले गए और स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म करना शुरू कर दिया, स्पाइंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर दिया। और एक और बात, यहाँ जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होगा। अब प्रोफेज के बाद बच्चों अगला फेज जो आता है वो होता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो स्पाइंडल फाइबर्स बन रहे थे, ये बनते 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 क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम में आपको बताया था कि क्रोमोसोम में एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, वहां से ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पाइंडल फाइबर्स अटैच विथ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर ये सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन में ये अरेंज हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम 2 स्पाइंडल फाइबर से अटैच हुआ है, दोनों स्पाइंडल फाइबर एक अपोजिट पोल से जो आ रहा है, यानी दोनों अपोजिट पोल से आने वाला एक एक स्पाइंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम को अटैच कर लेता है। ये सारा काम होता है मेटाफेज में। फिर बच्चों मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में अब ये जो स्पाइंडल फाइबर जिन्होंने क्रोमोसोम से अटैच हो गए थे, अब ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ना शुरू होंगे, वापस जाना शुरू होंगे। इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा और 2 हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोइड की तरफ यानी एक पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रोइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये सारा काम एनाफेज में हुआ। स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था एक उसकी कॉपी थी, दोनों अटैच थे, अब ये ब्रेक हो गया तो क्रोमोसोम एक तरफ और उसकी कॉपी दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। स्पाइंडल फाइबर्स कम होते जा रहे हैं, अब क्रोमोसोम्स आधे आधे बढ़ गए। आधे क्रोमोसोम समझ लें आप एक तरफ जा रहे हैं, आधे क्रोमोसोम जो है वो राइट साइड पर जा रहे हैं। तो ये सारा काम हुआ एनाफेज में। उसके बाद जो अगली फेज आती है, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, अगला फेज होता है टीलोफेज। टीलोफेज में अब ये जो स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते खत्म हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किनारों पे पहुंच जाएंगे और वापस अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाएंगे। और क्रोमेटिन फाइबर्स के ये जो 2 सेट है,
अब इन दोनों सेट्स के अराउंड एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा और यूं आपके पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इन दोनों न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रही, ठीक है। इस तरफ भी 4 क्रोमोसोम है तो इस तरफ भी 4 क्रोमोसोम होंगे। तो ये सारा काम हुआ टीलोफेज में। स्पाइनल फाइबर डिसअपेयर हो गए, क्रोमोसोम्स वापस अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर्स बन गए। दोनों सेट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियोलस आ गया और अब आपके पास एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई मौजूद है। अब टीलोफेज के बाद आखिरी स्टेज होगी साइटोकाइनेसिस। लेकिन बच्चों ये जो अब तक की 4 फेसिस आई यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, आपने देखा इन चारों फेसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। प्रोफेज में हमारे पास एक न्यूक्लियस था, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के इख्तिताम पर अब हमारे पास 2 न्यूक्लियस है। सो अब तक की 4 जो स्टेजेस आई हैं, 4 जो फेसिस आई हैं, इनमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा इन चारों को कलेक्टिवली हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ न्यूक्लियस टूट रहा है इन चारों सब फेसिस में, लिहाजा इन चारों फेसिस को कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। और अब जो आखिरी फेस है साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। अब क्या होता है, जब 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, टीलोफेज हो जाती है, तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक फोरो डेवलप होता है 2 किनारों पर। ये फोरो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होना शुरू होता है। गहरा होते होते जैसे ही ये फोरो आपस में मिलेगा तो अब साइटोप्लाज्म भी ब्रेक हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस के साथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाएगा और अब आपके पास एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। और प्लांट सेल्स में चूंकि सेंट्रोइल्स नहीं होता, सेल वॉल मौजूद होता है, तो सेल वॉल से एक प्लेट बनना शुरू होती है। वो प्लेट जैसी बीच में आके जुड़ती है तो वो 2 सेल्स जो हैं, डॉटर सेल्स, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये थे बच्चों जी एम फेज और उसकी 5 फेसेस। थोड़ा रिपीट कर दूं, सेल साइकिल का दूसरा बड़ा फेज जो है, दूसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं एम फेज। ये एक छोटा फेज होता है और डिवाइडिंग फेज होता है। इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और फिर आखिरी होती है साइटोकाइनेसिस। इनमें जो 4 हैं यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों को कलेक्टिवली कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, क्योंकि इन चारों स्टेजेस में न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा होता है। सब इन 5 सब फेसिस में क्या क्या होता है जी। प्रोफेज में क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, सेंट्रोइल्स पोल्स पर चले जाते हैं और फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं। अभी प्रोफेज के बाद आपको क्रोमोसोम नजर आने लग जाता है और क्रोमोसोम इस वक्त जब आपको नजर आता है ऑलरेडी रेप्लिकेट हुआ हुआ होता है। हर क्रोमोसोम ने अपनी एक कॉपी बनाई हुई होती है, अपने साथ अटैच किया हुआ होता है। फिर प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। क्रोमेटिन, ये जो स्पाइनल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, क्रोमोसोम में जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वहां से अटैच हो जाते हैं और तमाम क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। फिर होती है एनाफेज। स्पाइनल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे क्रोमोसोम पर प्रेशर पड़ता है और क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है। अब जो ओरिजिनल और कॉपी दोनों जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जुड़े हुए थे अब ये अलग अलग हो जाते हैं। आधे क्रोमोसोम आपके सेल के एक तरफ और आधे क्रोमोसोम सेल के दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं। फिर एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। इसमें स्पाइनल फाइबर्स सुकड़ते हुए खत्म हो जाते हैं। आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स वापस अनकॉइल होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाता है और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म ब्रेक होता है और अब जो 2 न्यूक्लियस थे उनके साथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी आ गया और यूं आपके पास एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह होता है जी सेल डिवीजन भी और यहाँ आपका सेल साइकिल भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की तरफ। पहला है जी, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ सेल साइकिल। सबसे कॉम्प्लेक्स फेज सेल साइकिल का कौन सा है?
तो बच्चों सबसे कॉम्प्लेक्स फेज जिसमें बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, वो है एम फेज। इंटरफेस बड़ा लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, लेकिन एम फेज है छोटा लेकिन 5 सब स्टेजेस हैं, तो सबसे कॉम्प्लेक्स फेज हो जाता है एम फेज। सेलेक्ट द मिसमैच, गलत जो मैच हुआ है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एनाफेज में क्रोमेटिड्स मूव होते हैं, तो ये बात सही है। प्रोफेज में सेंट्रॉयल्स मूव होते हैं, अपोजिट पोल्स पर जाते हैं, तो ये बात भी सही है। डी में आपसे कहा जा रहा है मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइनअप हो जाते हैं, ये भी सही है। और सी में कहा जा रहा है टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, ये बात गलत है। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है, ठीक है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, टीलोफेज में तो दोबारा बन जाती है, लिहाजा मिसमैच सी है। स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सी। माइटोसिस की वो स्टेज जिसमें क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट हो रही थी वो खत्म हो जाती है, अब वो वहां जाके रुक जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो बच्चों ये टीलोफेज कहलाएगी। कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है वो कहाँ होता है जी, किस दौरान होता है? एस फेज में होता है, G1 में होता है, एम फेज में होता है या G0 फेज में होता है? तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक 4 स्टेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये पूरा कैरियोकाइनेसिस एम फेज में होता है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग, क्रोमोसोम किस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या ऑल ऑफ दीज? तो क्रोमोसोम पूरी सेल डिवीजन में, यानी जब ये डिवाइड हो रहा था ना एम फेज, इस सारों में दिख रहा था। प्रोफेज से शुरू हुआ था और फिर टीलोफेज के अंदर आकर वापस अनकॉइल हुआ। तो इसका मतलब हुआ प्रोफेज में भी आपको दिख रहा होगा, मेटाफेज में भी और एनाफेज में भी। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोफेज एंड टीलोफेज। तो आपको कैरियोकाइनेसिस की पहली और आखिरी सब फेज है प्रोफेज और टीलोफेज, उन पे आपको डिफरेंसेस लिखना है। तो पहला डिफरेंस है जी, प्रोफेज में इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज में इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। विस्कोसिटी, प्रोफेज में आपने दूसरा पॉइंट लिखा, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज। थर्ड पॉइंट है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स। फोर्थ पॉइंट है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर और टीलोफेज में है न्यूक्लियोलस रीअपेयर्स। प्रोफेज में आपने अगला पॉइंट लिखा, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और टीलोफेज में आपने लिखा क्रोमोसोम्स अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। प्रोफेज में आपने लिखा स्पाइंडल फाइबर अपेयर, स्पाइंडल फाइबर बन रहे हैं, और टीलोफेज में आपने लिखा स्पाइंडल फाइबर डिसअपेयर्स अराउंड द पोल्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी के डिटेल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन की तरफ। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद सूटेबल डायग्राम। माइटोसिस की आपने डिफरेंट स्टेजेस लिखनी है डायग्राम के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपने माइटोसिस की डेफिनेशन लिखी, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स सच दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ डॉटर न्यूक्लियाई रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट न्यूक्लियस। ये माइटोसिस की डेफिनेशन है। फिर आपने फेसेस ऑफ माइटोसिस लिखा, आपने कहा जी माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, दिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस। प्रोफेज, या आपने प्रोफेज की डिटेल लिख दी। क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज टू फॉर्म स्पाइंडल। इन एनिमल सेल्स सेंट्रॉयल्स ऑन बोथ पोल्स ऑफ स्पाइंडल फॉर्म each centroid, small microtubules or fiber arise forming a star-shaped esters. Spindle fiber, centroids and ester collectively called meiotic apparatus. In plants, this apparatus is made up of only spindle fiber as esters are absent in these cells. Nuclear membrane and nucleolus disappear. Each chromosome consists of 2 chromatids joined at centromere. Now the second phase, metaphase. The chromosomes arrange themselves on equator of the spindle to form the equatorial plate. The chromosomes are attached at their centromere
to one spindle fiber from each pole. Third phase, anaphase. Spindle fiber contract, centromere divide, and each chromatid, which is now independent chromosome, begin to move towards the pole of the cell. Fourth phase, telophase. The chromosome reach their poles. The chromosomes uncoil and become less visible. Nuclear membrane reforms and nucleolus appears too. Therefore, two nuclei are formed. Each daughter nucleus has the same number of chromosomes as the parents. And the last stage is the cytokinesis. Karyokinesis is followed by cytokinesis, in which the cytoplasm divide, forming two daughter cells. In plant cells, cell plate is formed for the division of cytoplasm. And that is the diagram of the whole process of mitosis. या आपने प्रोफेज से पहले यानी इंटरफेज के अख्तिताम वाला सेल दिखाया, या आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये टीलोफेज आपने मेंशन कर दिया. सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले लेक्चर पर बात करेंगे. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.